नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं पंडित केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष परंपरा के अंदर। आज का विषय है परम उच्च और परम नीच के ग्रह। जी हाँ, उच्च और नीच तो आपने सुना होगा, लेकिन ग्रह परम उच्च और परम नीच के भी होते हैं। यह लेक्चर नंबर 5वां है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स और बना चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को भी जरूर देखें, ताकि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं आज के लेक्चर पर। देखिए, कोई ग्रह कब उच्च और नीच का माना जाता है, जो यहाँ पर जानकारी दी हुई है उसी को मैंने आगे भी दिया हुआ है, तो मैं सीधा आगे एग्जाम्पल कुंडली पर ही चलता हूँ और यहाँ पर हम समझते हैं कि कोई ग्रह कब उच्च का और कब नीच का होता है, और कब वो परम उच्च का और कब परम नीच का होता है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, ये है सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह मेष राशि में अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि के अंदर 10 अंश पर यानी 10 डिग्रीज पर अश्विनी नक्षत्र में परम उच्च के माने जाते हैं। और ठीक इसके सामने, इससे 7वें भाव के अंदर जो तुला राशि पड़ेगी, उसके अंदर वो 10 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। मैंने 1 नंबर जहां कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर सूर्य लिखे हैं, तो वहां पे एक अपवर्ड एरो का निशान लगाया है, ऊपर की तरफ एरो का निशान लगाया है। ये दिखाता है कि ये सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं। और यहाँ पर 7 नंबर यानी तुला राशि है, तुला राशि शुक्र देवता की होती है, वहां पर मैंने सूर्य के सामने एक नीचे की तरफ के एरो का निशान लगाया है। ये दिखाता है कि यहाँ पर सूर्य नीच के हैं। अगर सूर्य यहाँ पे 10 डिग्री या 10 अंश कह लो, इसके आसपास होते हैं, 10 अंश, 10 अंश 1 कला, 10 अंश 2 कला, 12 कला, 59 कला तक हो सकती हैं। तो 10 अंश से लेकर 10 अंश 59 कला तक के अगर सूर्य यहाँ पर हैं, तो वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर 10 अंश की होने की वजह से परम उच्च का फल देंगे, यानी बहुत बेहतरीन फल देंगे और बहुत तीव्र गति से फल देंगे। आई बात समझ में? और पूरी की पूरी मेष राशि में वैसे वो उच्च के माने जाएंगे, ऐसे ही वो पूरी की पूरी तुला राशि में उच्च के माने जाएंगे, लेकिन 10 अंश पे वो परम उच्च के माने जाते हैं। ऐसे ही तुला राशि के अंदर 10 डिग्री से 10 डिग्री 59 मिनट्स तक और 59 सेकंड्स तक अगर मैं बारीकी तक जाऊं तो 10 याद रखिए, किसी भी जो कोण है, ये एक जो राशि होती है, एक राशि वो होती है 30 डिग्री की या 30 अंश की, और 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स या कला, और एक कला के अंदर होती है 60 सेकंड्स या विकला। आई बात समझ में? तो कहां से कहां तक सूर्य परम नीच के या परम उच्च के माने जाएंगे? 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री 59 मिनट्स 59 सेकंड्स, 10 अंश 59 कला 59 विकला, क्योंकि जैसे ही अब एक और बढ़ेगा तो 60 हो जाएगा। 60 होते ही 60 विकला पे एक कला बढ़ जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा? 10 डिग्री 60। अगर ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 10 डिग्री 60 कला, और 60 कला किसके बराबर है? 1 डिग्री के, तो ये कितना हो जाएगा? 11 डिग्री में बदल जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से पहले इसमें बदलेगा और फिर इससे इसमें बदल जाएगा, यानी इतने से इतने डिग्री तक हमारे सूर्य परम उच्च, मेष राशि में परम उच्च और तुला राशि में परम नीच के रहते हैं। हाँ, बाकी मैं उच्च तो मानूंगा कि पूरी की पूरी मेष राशि में ये उच्च के होते हैं, ऐसे ही पूरी की पूरी तुला राशि में ये नीच के होते हैं। इसी तरीके से बाकी ग्रहों का भी विचार करेंगे। ये याद रखिएगा, कोई भी एक राशि 30 डिग्री की होती है। यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से घूम कर इस तरीके से मैं पूरा एक राउंड घूम कर यहाँ वापिस आऊंगा, तो ये 360
डिग्रीज यानी 360 अंश का है। आई बात समझ में? अब चलते हैं आगे की तरफ। जो चंद्र है वो वृष राशि के अंदर 3 अंश पर कृत्तिका नक्षत्र में परम उच्च के माने जाते हैं, और वृश्चिक राशि में उससे ठीक सामने वाली राशि में 3 अंश पर परम नीच के माने जाते हैं। यानी कि वृश्चिक राशि में अपने दोस्त मंगल की राशि में ही परम नीच के होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो मंगल की राशि में परम नीच के होते हैं? देखो, चंद्रमा है शीतलता, मंगल है अग्नि। चंद्रमा है मन, जो आमोद प्रमोद विलासिता में रहना चाहता है, कला संगीत से जिसका नाता है, ठीक है। और मंगल क्या है? पराक्रम, मेहनत, जोश, ऊर्जा। तो अपने इस तत्व के अंदर जब मंगल के इस तत्व के अंदर जब चंद्रमा जाते हैं तो वो बड़ा असहज फील करते हैं, और वहां पर वो क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। उनको अच्छा फील नहीं होता उस जगह पे। वो कहते हैं ना, डोमेन नहीं है वो। अब जैसे आप मैथ्स के टीचर हो, मैं आपको कहूँ कि आप कोई और विषय केमिस्ट्री पढ़ा दो, तो आप शायद पढ़ लिख के पढ़ा तो दोगे, थोड़ी मेहनत करके सीख के थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपको सहज फील नहीं होगा क्योंकि आप मैथ्स के टीचर हो। ऐसे ही चंद्रमा कलाओं के, संगीत के, आमोद प्रमोद के, सुंदरता के, इन चीजों के, सुख सुविधाओं के, ऐसी चीजों के को देने वाले हैं। ऐसी चीजों में ही उनका मन लगता है, वो खुद मन है। अब चंद्रमा को अगर ऐसी जगह पर डालोगे अग्नि तत्व में, एक तो शीतल तत्व है, एक अग्नि तत्व में डाल दिया, फिर अग्नि तत्व में भी ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पर क्रोध है, जहाँ पर ऊर्जा है, तो उनका मन वहां पे नहीं लगता। सिंपल सी बात है, वो लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति है ही नहीं। और ये जो जगह है ये ऊर्जा से भरी हुई है, जोश से भरी हुई है, भाग दौड़ से भरी हुई है। वृश्चिक राशि, इसके अंदर उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। अब जब बात करते हैं वृष राशि की, अब ये शुक्र यहाँ पर उच्च के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वृष राशि शुक्र देवता की है। शुक्र देवता खुद ही विलासिता के, चंद्रमा की तरह विलासिता के देवता है, ऐश्वर्य के देवता है, संगीत, वाद्य, नृत्य, कला, इन सब चीजों के अंदर, गायन, इन सब चीजों में शुक्र देवता जो है वृष राशि रिप्रेजेंट करती है। अब चंद्रमा खुद भी मन है, वो इस जगह पर ही आ जाते हैं, वो भी खुद इन चीजों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये ठीक ऐसी है जैसे मैथ वाले आदमी को कह दिया जाए कि भैया तू स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ले या सीख ले, तो उसे सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे पढ़ाने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक जैसी चीज है। आई बात समझ में? तो इस वाले राशि के अंदर, वृष राशि के अंदर जब चंद्रमा आते हैं तो उच्च का बिहेव करते हैं। 3 अंश पे परम उच्च के होते हैं कृत्तिका नक्षत्र में। मंगल जो है ऊर्जावान ग्रह हैं, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत गर्म ग्रह हैं। और ये 28 अंश पर घनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि के अंदर यानी कि शनि की राशि के अंदर मंगल उच्च के हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? शनि है दास और मंगल है सेनापति। अब जब वो दास की अब सेनापति को कहाँ पे अपनी सबसे ज्यादा सहज फील होगा? जब वो अपने सैनिकों के अंदर, सैनिक या दासों के घर के अंदर होगा, तो उसकी पूरी आवभगत होगी, पूरी चलेगी, जो कहेगा वो काम करा जाएगा। तो शनि की राशि यानी कि मकर राशि के अंदर जब मंगल आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। अब ठीक इसके विपरीत, इससे 7 घर दूर 4 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ लगन में, ये कर्क लगन की राशि, कर्क लगन 4 नंबर लिखा हुआ है, ये चंद्रमा देवता का लगन है। और यहाँ पर अगर मंगल हो तो वो नीच के हो जाते हैं। कि कहां से कहां तक नीचे होंगे? 28 डिग्री से लेकर 28 डिग्री 59 मिनट्स 59 सेकंड्स तक ये परम नीच के या परम उच्च के होंगे या नीच के होंगे, डिपेंड ऑन राशि। अगर परम उच्च के हैं तो कौन सी राशि में होंगे? मकर में होंगे। और परम नीच के हैं तो कौन सी में होंगे? कर्क राशि के अंदर। आगे बात समझ में? फिर आगे चलते हैं। अब मैं ये चीज हर जगह नहीं बताऊंगा,
अब उम्मीद है 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद आते हैं जैसे बुध देवता है। बुध देवता अपनी खुद की राशि, 2 राशियां इनकी, एक तो मिथुन और एक कन्या। कन्या राशि के अंदर युवराज माना जाता है इनको। बुध देवता खुद अपनी ही राशि कन्या राशि के अंदर उच्च के माने जाते हैं। कितने अंश पर? 15 अंश पर। हस्त नक्षत्र के अंदर जब ये होते हैं तो इन्हें परम उच्च के माने जाता है। बाकी पूरी राशि के अंदर ये उच्च के ही हैं, 0 से लेकर 30 डिग्री तक ये उच्च के ही माने जाएंगे। लेकिन अगर 15 अंश पर होंगे तो परम उच्च के माने जाएंगे। इसी तरीके से इससे जस्ट विपरीत जो राशि पड़ेगी, इससे बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट जो राशि पड़ेगी वो मीन राशि पड़ेगी। और उस मीन राशि के अंदर, गुरु की राशि के अंदर, धनु और मीन गुरु की राशि मानी जाती है। और मीन राशि के अंदर ये 15 अंश पर परम नीच के माने जाएंगे। परम उच्च का ग्रह बहुत अच्छे, बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। परम नीच का ग्रह बहुत बुरे, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। ये बहुत नुकसान करता है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया फायदा करता है। आगे बात समझ में? अब आगे चलेंगे। फिर आती है बारी गुरु ग्रह की। जो बृहस्पति ग्रह हैं, गुरु ग्रह हैं, वो पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं। एक उदाहरण देकर बता देता हूँ। ये मुझे जहां तक याद रहा है, माधुरी दीक्षित की कुंडली के अंदर गुरु उच्च के हैं और दशम के अंदर गज केसरी योग बन रहा है। हालांकि उस कुंडली के अंदर और भी बड़े अच्छे अच्छे योग हैं। शुक्र की भी पोजीशन बहुत अच्छी है और देखने लायक कुंडली है। उसकी बात किसी और दिन करेंगे। आज देखते हैं कि गुरु कर्क राशि के अंदर अपने देवता चंद्रमा जो हैं उनकी राशि, अपने शिष्य चंद्रमा की राशि कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च के हो जाते हैं। 5 अंश पर उच्च के होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो 10 अंश पे तो वो उच्च का फल नहीं देंगे, उच्च का ही फल देंगे, लेकिन 5 अंश पर सबसे अच्छा फल देंगे। ठीक है, पुष्य नक्षत्र के अंदर। ऐसे ही ठीक यहां से 7वीं, यहां से गिनती शुरू करेंगे। 7वां घर कौन सा पड़ेगा? देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहां से मैं पहला घर इसको मान लूं तो ये घर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो 7वीं जगह पर राशि कौन सी पड़ी? मकर राशि पड़ी। तो शनि के घर में ये गुरु नीच के हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। सैनिकों का गुरु से कोई लेना देना नहीं है। कोई ज्ञान की बात सैनिकों को बताने लगे वो नहीं मानेंगे। तो ये जो घर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दासत्व को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर शनि। और ये समझ लो कि एक सेना है, दासों की सेना है या दास का घर है, उसके अंदर वो कितना ही प्रवचन करते हैं, किसी ने कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तो ये यहाँ पर गुरु का जो असली उनका ज्ञान है वो निष्फल चला जाता है और ये यहाँ पर अपने आप को अपने डोमेन में नहीं पाते, यहाँ पर सहज नहीं रहते और नीच का बिहेव करते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब देखो शुक्र की भी बात करी जाए। शुक्र ऐश्वर्य के दानव गुरु ऐश्वर्य के देवता है, बताओ। और मैंने बहुत से बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी कुंडली देखी है। पंचमेश यही ऐसी ही कुंडली है, समझ लीजिए यही कुंडली है, बस उसमें बाकी ग्रहों की पोजीशन नहीं है। मिथुन लगन की कुंडली है। ये लगन जो है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि पहला घर होता है, ये लगन है। इस कुंडली के अंदर जो पंचमेश बनते हैं वो शुक्र बनेंगे और पंचमेश 10वें स्थान के अंदर उच्च होकर बैठ गए। कारक ग्रह उच्च का होकर बैठ गया और उस लड़के को, वो इतना हैंडसम लड़का है कि बस पूछो मत। और ये जो राजयोग है उसकी कुंडली के अंदर क्या फलित कर रहा है, मैंने उसको ओपल बनवा के दिया है बच्चे को और उसकी परिवार वालों का जो कहना है आज की डेट में, मतलब वो इतना स्मार्ट है लड़का कि मैंने उसकी एक जगह फोटो डालनी थी अपनी वेबसाइट पर, तो मेरे को उसकी ओरिजिनल फोटो डालने के बाद ये लगा कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये लड़का एक्चुअल में, मतलब लोगों को ये लगेगा कि किसी मॉडल की फोटो डाल दी है नेट से उठा के। इतना स्मार्ट लड़का है वो और बहुत इंटेलिजेंट है। स्मार्टनेस है, लंबा चौड़ा है, इंटेलिजेंट है, घर में धन सुविधाएं हैं। ऐसा ये राजयोग है ऐश्वर्य का कि बस पूछो मत। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र, ये मालव्य योग है, इसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे।
ये धन योग है एक बहुत तगड़ा, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र 2, 7 या 12 नंबर पर है, यहाँ पर भी 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, और वो केंद्र के घर हैं, यानी कि लगन ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनमें कहीं 2, 7 और 12 नंबर आ रहा हो और यहीं पर शुक्र बैठे हो, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अंदर मालव्य योग है, और अगर वो मारक ग्रह नहीं है कुंडली के शुक्र देवता, तो आप उनका रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। याद रखना वो मारक ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर वो मारक ग्रह हैं और अगर वो इतने पावरफुल बन गए तो मालव्य योग वगैरह कुछ नहीं है, वो फायदा भी देंगे तो फिर नुकसान भी दे देंगे कुछ। इसीलिए मालव्य योग जब ही माना जाएगा जिस कुंडली में शुक्र देवता कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि मिथुन लगन की कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, और वो कन्या लगन की कुंडली में कारक ग्रह होते हैं। शनि की दोनों राशियों में मकर और कुंभ में शुक्र देवता कारक ग्रह होते हैं, ठीक है। ऐसे किसी किसी, हर एक में नहीं, लेकिन किसी किसी के अंदर शुक्र देवता कारक ग्रह बनते हैं, और वहाँ पे अगर शुक्र ये मालव्य योग बनाते हैं तो जीवन में भारे न्यारे कर देते हैं। मैंने 30-32 साल की उम्र में ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, शुक्र उच्च के 11वें घर में हैं, बुध के साथ हैं, और महालक्ष्मी योग बन रहा है, उन्होंने अपना घर खरीद लिया है, वो भी द्वारका के अंदर कैश पेमेंट करके। आप ये सोच सकते हो इतनी उम्र में अपने पैसों से द्वारका के अंदर घर खरीद लेना इज लाइक ए वेरी बिग थिंग। ओके, कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लोगों के पास तो बहुत धन माल है, लेकिन एक बच्चा एक बहुत ही नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के पला बड़ा हो और वो अपना ऐसा इतनी तरक्की हासिल करे, तो इसको सच में राजयोगी माना जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं शनि तुला राशि में 20 अंश पर, जहाँ 7 नंबर लिखा है, शुक्र देवता की अपने मित्र की राशि, अपने गुरु की राशि। शनि बृहस्पति भगवान को भी और शुक्र देवता को भी, दोनों को ही गुरु माने थे। शनि के बारे में ये कहना कि वो सिर्फ देवता है और वो उनकी इज्जत नहीं करेंगे, दैत्य गुरु की इज्जत नहीं करेंगे, तो ये गलत है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, उनके हिसाब से दोनों ही गुरु हैं, वो दोनों की ही इज्जत करते हैं, और शनि के मित्र शुक्र माने जाते हैं, ना कि बृहस्पति देवता। समभाव है बृहस्पति देवता के साथ। शनिदेव जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं तुला राशि के अंदर, और शनिदेव नीच के हो जाते हैं अपने शत्रु मंगल की राशि के अंदर। शत्रु कह लो, सम कह लो, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग लग्नों में भी अलग अलग स्थिति बनती है। अब बात करते हैं शनिदेव के नीच के हो जाने की का कारण क्या है। भाई, अगर एक सैनिक सेनापति के घर में पहुंच जाए तो वहां पे तो हाथ बांध के चुपचाप खड़े ही रहना पड़ेगा, वो वहां पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इस कारण से शनिदेव अगर मेष लगन में आ जाते हैं, मेष राशि के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो नीच का बिहेव करते हैं, क्योंकि वहां उनकी चलनी नहीं। और अगर तुला राशि में आ जाते हैं, उससे ठीक अपोजिट, 180 डिग्री अपोजिट, अपने दोस्त शुक्र की राशि के अंदर, तो वो वहां पर बहुत उच्च का फील करते हैं, अपनी पूरी पकड़ रखते हैं वहां पर और बहुत अच्छा फल देते हैं, ठीक है। 20 अंश पर वो स्वाति नक्षत्र के अंदर परम उच्च के माने जाते हैं। तो ये थी ग्रहों के उच्च होने की और परम उच्च होने की कहानी। आप मेरे से हस्तरेखा एवं कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, मेरे से हस्तलिखित कुंडली बनवा सकते हैं, मुझसे अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप करें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपने जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समाधान दे सकूं। कोई विशेष कुंडली पर वीडियो भी बना सकता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।